Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In this session, we will discuss the functions of the central and provincial councils. सेंट्रल काउंसिल के हवाले से हम इवनिंग मॉर्निंग सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो भी अवेलेबल है। अगर सेंट्रल काउंसिल के फंक्शन के हवाले से किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, वी कैन डिस्कस। ठीक है, क्वेश्चन है सिर्फ इस हवाले से तो काइंडली डिस्कस कर लीजिए। सर, अगर कभी ये अनाउंस हो जाता है कि हमें लाइसेंस के लिए जो एग्जाम देना होगा, तो फिर जो यहाँ पर अप्रूव एग्जामिनेशन के ऊपर बात हो रही है, तो फिर वो उस चीज में हम काउंट करेंगे, फिर हम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में नहीं जाएंगे, इस तरह ना? देखिए इसको इसको आप इस तरीके से लें, जब ये इस तरीके का आ जाएगा ना कि सेंट्रल एग्जाम हो रहा होगा, then all faculties and colleges of pharmacy will act as just the private college, and the provincial council will act as a board. सिर्फ उसी तरीके का सिलसिला होगा। आप फिर एग्जाम में फिर आपकी डिग्री जीपी कितनी होती है कितनी नहीं होती, इट विल नॉट मैटर। आपको रजिस्ट्रेशन का एग्जाम पास करना, उसके बाद फिर आप जॉब कर सकेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको दूं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है जर्मनी का। वहाँ पे क्या था कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, और पूरे ड्यूरेशन में 3 दफ़ा आपके ड्यूरिंग स्टडी आपके 2 दफ़ा इंटरव्यूज और वाइवा और टेस्ट वगैरह होते हैं। अब उधर आप कोई भी कोर्स पढ़ रहे हैं, फिजिकल फार्मेसी का कोर्स पढ़ रहे हैं, मेडिसिन का, बायोकेमिस्ट्री का, जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हैं, उसमें आप बस जस्ट पास हो जाते हैं तो काफ़ी, उसमें ग्रेड मैटर नहीं करते। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि उसमें फिर जो वाइवा हो रहा है, सेंट्रल काउंसिल से जो बंदा के वाइवा ले रहा है या जो टेस्ट ले रहा है, उसमें आपके कितने नंबर आते हैं, वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, यही चीज़, इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, आपका आप यूके में जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितने नंबर आपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिए, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। प्रोफेशनली अगर इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द काउंसिल, यू हैव टू पास देयर एग्जाम्स। पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ है नहीं। क्यों नहीं है? अभी जब हम फंक्शंस पढ़ लेंगे ना प्रोविंशियल काउंसिल के, तो शायद हमें ये चीज़ें क्लियर हो कि क्यों नहीं है, और अगर हो जाएगा तो क्या होगा। मेरा ज़ाती ख़्याल है मैं थोप नहीं रहा, बस ज़ाती ख़्याल शेयर कर रहा हूँ, और आप लोगों से भी, आप लोगों के भी जो ख़्यालात होंगे वो मैं पूछ लूँगा आप लोगों से। मेरे ख़्याल से जो अब सिचुएशन हो गई है, स्पेशली आफ्टर 2010, सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होना चाहिए। अच्छा, क्या पाकिस्तान में कहीं एग्ज़ाम हो रहा है ऐसा? आपकी ज़हन में कोई चीज़ है, कोई नॉलेज है, नॉलेज में कोई ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में कहीं हो रहा है एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे, कोई प्रैक्टिस? सवाल पूछा है, सर आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है। हाँ, सर, उस आइडिया बात को नहीं। रिपीट कर, सर उस बात को थोड़ा रिपीट कर दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में लाइसेंसिंग सॉरी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई एग्जाम हो रहा है, कोई सर, नहीं हो रहा प्रोविंशियल अभी तक। काउंसिल? नहीं सर, मेरे ख्याल में तो नहीं। ठीक है, चलें। अब आप एक काम कीजिएगा, आप लोग, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की साइट को ज़रा सा विजिट कर लीजिएगा बस। ठीक है, एक वो विजिट कर लें। ठीक है, दूसरा ठीक है सर। दूसरा ये है कि आपने ये इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट देखी होगी ना। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज़ दिखाई थी कि हम रिकग्नाइज हैं, हम तो यूनिवर्सिटी में, हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को देख लिया था। एनओसी की मैंने लिस्ट शेयर नहीं की, और फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम की लिस्ट मैंने शेयर नहीं की। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम जो हो रहा है, जिसकी डिटेल भी मौजूद है, इसी वेबसाइट पे मौजूद है, उसका एग्जाम इसी तरीके से होता है, प्रोविंशियल काउंसिल लेती है एग्जाम। साल में 2 दफा एग्जाम होते हैं, एग्जाम दें, एग्जाम हो, आप क्लियर कर लेते हैं, आप रजिस्टर हो जाए, फिर आप रजिस्टर बी में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। डिग्री लेवल पे फार्म रजिस्टर ए के लिए अभी तक ऐसी चीज आई नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने विदाउट एनओसी अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, ठीक, फाइनल में आके पता चला कि आपकी तो भाई आपने ड्यू प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था, तो अब क्या करेंगे? तो फार्मेसी काउंसिल ने, सेंट्रल जो अपनी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, उसने देखा कि भाई चूंकि आपने हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, वी कैन नॉट रिकग्नाइज योर डिग्री। कराची में मैं नाम लूं तो कराची में नाम है JSMU का, इनका जो फर्स्ट बैच है, इसकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं है। क्लियर? इसी तरीके से और भी हैं, उर्दू यूनिवर्सिटी इवनिंग बैच, डिग्रीज आर नॉट रिकग्नाइज्ड। अच्छा, जब पास आउट हुए थे, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, फिर क्या हुआ, इसमें
उर्दू यूनिवर्सिटी में इन लोगों ने फिर स्टूडेंट्स ने केस वगैरह किया था, तो यूनिवर्सिटी पे लगी पेनल्टी लगने के बाद शायद 2 या 3 बजे को रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिल गई, दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड नाउ। ठीक, जेएसएमयू में ये हुआ कि उन लोगों की गलती थी, मान ली कोई केस वगैरह नहीं किया, तो उन्हें फार्मेसी काउंसिल ने कहा कि आपके बच्चे फाइनल ईयर जो पहला बैच है, इन्हें अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो इन्हें हमारे टेस्ट में अपीयर होना होगा। अब ईटीएस की वेबसाइट आप देखिएगा, टेस्ट हो रहा है, होता है टेस्ट। आप ये लाइसेंसिंग एग्जाम के तौर पर लें, रजिस्ट्रेशन के एग्जाम के तौर पर लें, किसी भी तरीके से आपने आप ये टेस्ट दें, जो पास करेगा हम उसे रजिस्टर कर देंगे। इसी तरीके से शेखोपुरा का कोई इंस्टीट्यूट है, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी, और ना मैं इसके लिए तैयार था कि ये सवाल आएगा या मैं इस तरीके ये चीज़ में डिस्कस करूंगा, वरना डॉक्यूमेंट अभी मेरे सामने होते हैं। ईटीएस पे देख लिएगा, मिल जाएगा, टेस्ट हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक चीज जब शुरू हो गई है ना, देखें जब एक चीज शुरू हो जाती है ना किसी भी फॉर्म में, तो वो फिर ग्रो करती है, अगर अच्छी चीज होती है ग्रो करती है। आप लोग कहीं दूर नहीं जाएं, अपनी क्लास को देख लें। बहरहाल अभी स्कॉलरशिप की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं ना, आपकी क्लास में तो फिर भी अच्छे 17-18 लोग हैं, मेरे ख्याल है इस दफा 18 लोग हैं जो कि जिनकी सीजीपीए 3.5, सीजीपीए नॉट एसजीपीए, सीजीपीए 3.5 अबव है। आपका मॉर्निंग सेशन है उसमें 30, 33, 34 लोग हैं, आप लोग तो फिर भी बेहतर लोग हैं। फिर भी अगर आप लोग इधर उधर जरा नजर दौड़ाएं, बहुत से लोग ऐसे हैं हु डोंट डिजर्व द डिग्री। मैं ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन अब मैं करना शुरू हो गया हूँ। बेकार है, कचरा, 5 साल जाया कर रहे हैं। मसला ये है कि फिर ज्यादा आप बोलते हैं तो वो लोग फील्ड में कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में आगे निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार आप तो ये बोल रहे थे डिग्री वगैरह वगैरह वगैरह। बहरहाल रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट अगर कहला रहे हो ना अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख रहे हो, डॉक्टर फला फला फार्मडी, तो कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बहरहाल ये बातें चलती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, आप लोग भी सुनते रहेंगे। 3 साल के बाद आप लोग भी यही बातें कर रहे होगे, सुनने वाले पे असर होगा नहीं और ना प्रोफेशन में फिलहाल चेंज आएगा, लेकिन उम्मीद हमें रखनी चाहिए। ठीक है, ये बात हुई थी किस सवाल के जवाब में, सवाल ही है भूलिए, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए थे। क्वेश्चन क्या था वैसे ये? सर अप्रूव्ड एग्जामिनेशन का अप्रूव्ड क्वेश्चन था। एग्जामिनेशन वाला, ठीक है। अप्रूव्ड एग्जामिनेशन पे ये होगा। मेरा ओपिनियन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि होना चाहिए कम से कम, जो जो लोग कांटेक्ट में हैं कंसर्न लोग, कोशिश तो करें, लेकिन काम करना पड़ेगा प्रोविंशियल लेवल पे। इस वक्त सिर्फ पंजाब तैयार है काम कराने के लिए, पंजाब फार्मेसी काउंसिल दे आर रेडी टू डू दैट, बाकी कोई नहीं है, बाकी के बगैर हो नहीं सकता। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है सकता। बहरहाल, सो फंक्शंस ऑफ अ प्रोविंशियल काउंसिल। अब सेंट्रल काउंसिल के तो आप लोगों ने फंक्शंस देख लिए, क्या क्या फंक्शंस थे? डिग्री भी रिकग्नाइज करनी है, क्या पढ़ाना है वो भी रिकग्नाइज, वो भी डिसाइड करना है, टीचिंग स्टैंडर्ड, लंबी चौड़ी लिस्ट, स्टैंडर्ड सब कुछ बनाना है। अब प्रोविंशियल काउंसिल के लिए काम क्या बचा है? पहले सवाल जाएगा काम बचा क्या, इसको जरा हम देखते हैं कि काम क्या है इनके। अच्छा, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल। आप में से कोई एक वॉलंटरी करेगा क्लॉज ए को पढ़ने के लिए प्लीज? To prepare and maintain registers of pharmacist and apprentice in pharmacy. ठीक, इसका अगर समरी बनाए तो क्या चीज़ है कि रिकॉर्ड कीपिंग है। आपको रजिस्टर्स, और ये ध्यान में रखें ये टेक्स्ट कब का है, 1967 का टेक्स्ट है, जब आपको रजिस्टर्स बनाने थे, मेंटेन करने थे। अभी आप लोगों ने, अभी पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने ड्रग एक्ट 1976 पढ़ा है और ड्रैप एक्ट 2012 पढ़ा है। आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क नजर आया होगा। इसी तरीके से लेबल के और ज्यादा दूर में क्यों जाऊं, लेबलिंग पैकिंग रूल्स 1986 भी आप लोगों ने पढ़े, और उसके जो अमेंडमेंट आए थे 2016 में वो भी आप लोगों ने पढ़े। वर्डिंग से आप लोगों ने फर्क देखा होगा, तो पूरा जनरेशन का फर्क आता है। अब यही चीज 1967 का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टू प्रिपेयर एंड मेंटेन रजिस्टर्स ऑफ, और यही चीज सेल ऑफ ड्रग 1979 का जो रूल था वहां पे रजिस्टर्स मेंटेन करने की बात है, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड कीपिंग का यही तरीका था। अब ये तरीके चेंज हो गए, तो अब यहाँ पर जो बेहतर वर्ड आएगा रिकॉर्ड कीपिंग का आएगा। तो इन शॉर्ट जो पहला फंक्शन है वो ये है कि इन्हें फार्मासिस्ट और अप्रेंटिस इन फार्मेसी के रजिस्टर्स अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। अब फार्मासिस्ट कौन है और अप्रेंटिस कौन है? कम से कम इतना तो हो गया कि ये दो अलग अलग कैटेगरी से दो रजिस्टर्स तो यहाँ पर अलग अलग हो गए, आगे पता नहीं कितने रजिस्टर हो। फार्मासिस्ट आप किसे कह रहे हैं, कहीं डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें? फार्मासिस्ट आप कहते किसे? डेफिनेशंस को चेक करें। जी सर। फार्मासिस्ट की सेक्शन डेफिनेशन है, 2। ओके देखिए जरा डेफिनेशन को देखिएगा, सेक्शन 2 और ये क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2। फार्मासिस्ट कौन है?
अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24, अभी हम 23 पढ़ रहे थे ना फंक्शंस, तो उसके बाद 24 आएगा, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी। ठीक है, रजिस्टर ए एंड रजिस्टर बी दोनों में रजिस्टर होने वाले को फार्मासिस्ट कह रहे हैं 1967 की डेफिनेशन के लिहाज से। फिर शायद आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था 2009 और 2014 में अमेंडमेंट या फार्मेसी काउंसिल एक्ट प्रपोज हुआ सेंट्रल लेवल पे, जो पास नहीं हुआ। सिंध ने तो पास कर लिया, सिंध ने पास कर लिया, पंजाब का मैंने ढूंढा नहीं है फ्रैंकली, सिंध से कंसर्न होता है, सिंध ने तो पास कर लिया है, उसमें ये डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो बहरहाल इस पर 1967 की डेफिनेशन के लिहाज से ये है कि सेक्शन 24 में रजिस्टर ए और रजिस्टर बी में जो कोई भी रजिस्टर होगा वो ही फार्मासिस्ट कहलाएगा। अब हम वापस आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल टू रिकॉर्ड कीपिंग है फार्मासिस्ट की और अप्रेंटिस की। अब दूसरी चीज आ रही है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है, अगेन हम जाते हैं डेफिनेशन में। अप्रेंटिस अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है, तो अप्रेंटिस यहाँ लिखा हुआ नहीं, अप्रेंटिस यहाँ नहीं लिखा, तो हमें फिर अब डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अप्रेंटिस आप कहते किसे हैं, आपके ज़हन में क्या आता है, अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस क्या होगा? सर जो कोई तिजारत वगैरह करे, इस तरह की कोई चीज। अप्रेंटिस, ठीक है, सही है। चलें इसको हम जरा और देखते हैं कि डेफिनेशन में तो देखें अप्रेंटिस नहीं लिखा हुआ। जब डेफिनेशन में अप्रेंटिस नहीं लिखा हुआ तो फिर हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा, ढूंढते हैं शायद इसमें कहीं हमें मिल जाए 25 में, जब 25 पर अभी डिस्कस करेंगे शायद मिल जाए। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक है फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट डिग्री होल्डर, यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली है, सब कुछ खत्म, वो रजिस्टर ए में जा रहा है। उसके बाद होता है डिप्लोमा होल्डर, टेक्नीशियन, असिस्टेंट फार्मासिस्ट, कोई भी आप नाम दे दें। पाकिस्तान में इस वक्त फार्मेसी टेक्नीशियन बोल रहे हैं उसे, वेबसाइट पे देखिएगा फार्मेसी टेक्नीशियन बाकायदा मौजूद होता है, रजिस्ट्रेशन भी इसकी होती है प्रोस्पेक्टिव प्रोविंशियल काउंसिल से। उसके बाद फिर एक और होता है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस अब जरा मुश्किल होता है, अप्रेंटिस आप किसे कहते हैं, एक वो बंदा जो कि ट्रेनी है, ट्रेनिंग ले रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, सीख रहा है चीजें फॉर द पर्पस ऑफ जॉब अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट नॉट द डिप्लोमा होल्डर नॉट द फार्मेसी टेक्नीशियन। अप्रेंटिस उससे आप बोलेंगे, ट्रेनी फार्मासिस्ट को आप कह लीजिए। ठीक है, जो ट्रेनिंग कर रहा है अंडर द एक्टिव सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, उसे आप इसको इस एक्ट के स्कोप के लिए अप्रेंटिस के तौर पर मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने रजिस्टर्स की बात कर दी। अब रजिस्टर्स कितने चलें, ठीक है, ये फंक्शन पूरे करने उसके बाद फिर हम रजिस्टर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि रजिस्टर अभी क्लियर नहीं किया हमने, या अभी कर लें रजिस्टर्स, सेकंड फंक्शन दोबारा बाद में कर लेंगे, क्योंकि सामने स्क्रीन पर ही फंक्शन कर लेते हैं। नहीं असल में ना यस सर, अभी कर लें। स्क्रीन पे असल में सामने मुझे नजर आ रहा है ना, इसलिए मैंने कहा एडजस्ट कर लेते हैं। फार्मासिस्ट हमने देख लिया, अप्रेंटिस का देख लिया हमने, रजिस्टर्स यहाँ पे लिखे हैं। अब देखें 23 के बाद फिर 24, ये प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स की बात आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है, फंक्शन इसी का प्रोविंशियल काउंसिल का। तो प्रोविंशियल काउंसिल शेल प्रिपेयर और कॉज टू बी प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट एंड अप्रेंटिस, वही वर्डिंग्स आ गई, फार्मासिस्ट एंड अप्रेंटिस फॉर द प्रोविंस। ओके, रजिस्टर ए, अब रजिस्टर ए में कौन आएगा, रजिस्टर ए में इन विच शैल बी रजिस्टर्ड द पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25। 25 को रेफर कर दिया इन्होंने, देख लें इसे। रजिस्टर ए में कौन होगा, वो होगा जो क्लॉज ए जी ऑफ सर, सबसेक्शन 1 ऑफ जो सेक्शन 25 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये रहा सेक्शन 25, ये रहा इसका सबसेक्शन 1, और ये रहा इसका क्लॉज ए। ठीक है, क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25, व्हाट इज रिटन ओवर दियर, आप में से कोई पढ़ेगा, कोई एक पढ़ दे जरा क्विकली, पढ़ने क्विक का मतलब होता है क्विक। A person a person who hold a degree in pharmacy conferred by a university or an institution affiliated thereto where the degree of recognized by the central council. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अगर आप देखें तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, पर्सन हु होल्ड अ डिग्री इन फार्मेसी, बी फॉर्म हो, 3 साल की हो, 4 साल की हो, या फार्म डी हो 5 साल की, डजंट मैटर, होल्ड अ डिग्री इन फार्मेसी, और वो डिग्री किसी यूनिवर्सिटी
से ऑफर की गई हो या इंस्टीट्यूट से ऑफर की गई हो। मतलब आप किसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से पढ़ रहे हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड और यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। और डिग्री रिकॉग्नाइज करती है सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल के फंक्शन में लिखा हुआ था। अब फॉर एग्जांपल आप लोग हैं, आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होगी सेंट्रल काउंसिल से, डिग्री इन फार्मेसी होगी, तो यू आर एलिजिबल। आप इस डेफिनेशन पे पूरा उतरना है, आप किस क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरना है, जो क्वालिफिकेशन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 25 में लिखी हुई है। जब आप इसे मीट कर रहे हैं, देन यू विल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ए। तो पीडीएफ फाइल में ये मसला होता है, इन रजिस्टर ए। ठीक है, आप यहाँ पर रजिस्टर होंगे एज अ फार्मासिस्ट। व्हाट अबाउट रजिस्टर बी? रजिस्टर बी को देखते हैं। In which shall be registered the person specified in clause B and C of the said register. Clause B and C, अभी आपने जहां A देखा था ना, ये देखिए B, person who hold a diploma in pharmacy granted by any institution recognized by the central council. आज की तारीख में इसे आप लेकर चलिए फार्मेसी टेक्नीशियन। 1960s में पंजाब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा कराती थी फार्मेसी में। ठीक है, ये भी हमारे टीचर्स ने हमें बताया, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आज की तारीख में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि इसका जो नेवल बदल है वो है डिप्लोमा का, वो है फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम। 3 साल का प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम है प्रॉपर। सारा सिलेबस, सारी रिक्वायरमेंट अभी भी वेबसाइट पर मौजूद है। पंजाब पे बहुत पॉपुलर है। अभी आप जरा लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट देखिएगा, हैरान रह जाएंगे कितने इंस्टीट्यूट से प्रोग्राम करा रहे हैं। तो फार्मेसी टेक्नीशियन है, जो जिसने फार्मेसी टेक्नीशियन किया होगा और उसका जो इंस्टीट्यूट है वो रिकग्नाइज होगा, वो भी रजिस्टर बी में रजिस्टर हो सकता है। और सी में क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है कि हु पास द एग्जामिनेशन इन फार्मेसी हेल्ड बाय अ प्रोविंशियल काउंसिल। तो ये रेफर कर रहे हैं जिस वक्त फार्मेसी टेक्नीशियन का सेंट्रल एग्जाम होता है, सेंट्रल एग्जाम होता है, ये उसको रेफर कर रहे हैं। एक तो उसके पास डिप्लोमा है, मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन उससे कंप्लीट किया हुआ है और उसने वो एग्जाम भी पास किया हुआ है। तो इनकी रजिस्ट्रेशन होगी। ए, बी और सी की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन पहली क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा, फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोग्राम कर लिया। सी में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम पास किया है, कंडक्टेड बाय अ प्रोविंशियल काउंसिल। इन दो चीजों को पूरा करने के बाद रजिस्टर बी में आप जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लॉज बी और सी दोनों को लेकर गए। मतलब रजिस्टर बी में वो होगा जो फार्मेसी टेक्नीशियन है, और ना सिर्फ फार्मेसी टेक्नीशियन की उसने 2 साल पूरे किए हैं, उसके पास डिप्लोमा है, बल्कि उसने प्रोविंशियल काउंसिल से ने जो कंडक्ट किया होगा एग्जाम, वो भी पास किया हो, तब जाके वो रजिस्टर बी में जाएगा। और रजिस्टर सी में अप्रेंटिस आते हैं। अप्रेंटिस को अभी थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करने की बात की है। ये इंटर्नीज हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, वो रजिस्टर सी में जाएंगे। जो मुझे चीजें पता हैं, आई एम नॉट इंसिस्टिंग दैट दे आर राइट, मुझे बताया गया वो ये कि रजिस्टर सी इस वक्त इनएक्टिव है, एटलीस्ट सिंध में, क्योंकि अप्रेंटिस का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, कराते नहीं है। आज की तारीख में जो ट्रेनिंग कर रहा होता है वो एक्चुअल फार्मासिस्ट ही होते हैं, विच हु विल बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर ए। तो इस वक्त एक्टिव रजिस्टर ए और रजिस्टर बी है। अब इन्हें कंप्यूटराइज करना है नहीं कर रहा है, इतना मेरा एक्सेस नहीं है कि इस वक्त किस फॉर्म में रजिस्टर किया जाता है। बहरहाल जब मैं रिन्यूअल के सर्टिफिकेट लेने जाता हूँ, 2 दफा मैंने रिन्यूअल कराया, तो एक रजिस्टर में मैं साइन करता हूँ कि मैंने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिया, और फिर एक मेरी फाइल बनी हुई थी, मैंने अपनी फाइल भी देखी। अब उस फिजिकल फाइल्स हैं, अब फिजिकल फाइल्स को फिर वो निकाल कर बड़े फोल्डर में रखते हैं, तो इसका मतलब ये भी पेपर वर्क है। कंप्यूटर पे कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, डेटा एंट्री मेरी हुई थी, तो कंप्यूटर पे भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। आप लोग जब जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 2021 में, जब आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या सिलसिला है। ठीक है, तो हमने रजिस्टर्स को देख लिया जो लिखे हुए थे अंडर सेक्शन 24, और यहाँ पर हम आए थे while we were discussing the first function under clause A of section 23 of the functions of the form, which discusses the functions of a provincial council to prepare and maintain register of pharmacists and apprentices pharmacy। मेरे ख्याल है अब ये चीज आपको काफी हद तक क्लियर हो गई है। सेकंड फंक्शन पे हम आते हैं। तो सेकंड फंक्शन कोई आप में से रीड कर देगा स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है? मैं हाईलाइट कर दूं इसे। जी, To registered pharmacist and grant certificates of registration. ठीक है। अच्छा, अब इसमें और पहले फंक्शन में फर्क क्या है? क्या फर्क है? सर पहले वाले में तो
ये कि रजिस्ट्रेशन की जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो कर रहे थे, इसके अंदर ये है कि फार्मासिस्ट को रजिस्टर करेंगे, उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो पहला स्टेप है। ठीक है, ए में आपको समझ लें रिकॉर्ड कीपिंग का एक मैकेनिज्म बनाना है कि आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्स में करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बनाएंगे, बैकअप का क्या सिलसिला होगा, किस जगह पर आपको ये चीज़ें रखनी है, ये चीज़ें हो जाएंगी। और बी में हम बात करें सबके बाद, फिर आप फार्मासिस्ट को रजिस्टर करेंगे। फार्मासिस्ट को कैसे रजिस्टर करेंगे, फार्मासिस्ट कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ रजिस्टर ए में आ रहा है, और ना सिर्फ रजिस्टर करेंगे बल्कि आप इन्हें सर्टिफिकेट भी देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये क्विकली देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है, ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, फंक्शन सी, ये जरा सा कोई आप में से रीड कर लो, और जो लोग अब तक रीड कर चुके हैं काइंडली वो रिपीट ना करें, कोई नई आवाज। क्रॉस सी ऑफ सेक्शन 23। To conduct examinations for the purpose of registration as pharmacists and ठीक है, ठीक है, सही। फिर एंड के बाद फिर अगर डी को हम देखें तो डी में फिर वही है कि टाइम टू टाइम जो भी इन्हें काम दिया जाएगा वो करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि सी के हवाले से पिछले क्यूए सेशन में हम काफी मैं बोल चुका हूँ कि एक एग्जामिनेशंस करने, तो बस यहाँ पर जो क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि कभी भी जब रजिस्ट्रेशन के हवाले से एग्जाम होगा, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल काउंसिल। और चूंकि इस वक्त जेएसएमयू के स्टूडेंट्स के लिए की रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम हो रहा है, तो एक काम शुरू हो चुका है। वो अलग बात है कि वो सेंट्रल काउंसिल अप्रूव तो उन्हीं को करना है ना, कंडक्ट प्रोविंशियल काउंसिल को करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। पॉइंट, टेस्ट किस सब्जेक्ट में होगा, कितने टेस्ट लिए जाएंगे, क्या ड्यूरेशन होगा, किस तरीके से होगा, वो डिसाइड करेगी सेंट्रल काउंसिल। ऑन ग्राउंड किस तारीख को होगा, किस जगह होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल काउंसिल की। ठीक है, सिंध में अभी फार्मेसी टेक्नीशियन के भी एग्जाम नहीं हो रहे, तो रजिस्ट्रेशन के लिए का अभी जरा टाइम लगेगा। पंजाब में शुरू हो सकता है अगर सेंट्रल काउंसिल थोड़ी सी भी एक्टिव हो। अभी नई कंपोजिशन आई है, देखें आगे ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, दीज वर द फंक्शंस, और इन फंक्शंस को देखने के बाद आपके जहन में ये आ रहा है कि भाई प्रोविंशियल काउंसिल का काम क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग करनी है रजिस्टर्स की, और फार्मासिस्ट को रजिस्टर करना है, सर्टिफिकेट उन्हें देने हैं टाइमली, और अगर एग्जाम करने पड़े तो एग्जाम कंडक्ट करने पड़ेंगे, एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और रोल आपको समझ में आ रहा है, कोई और फंक्शन समझ में आ रहा है? सर यहाँ पर ये सर्टिफिकेट की बात हो रही है, कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट, जिस तरह हमने देखा था ना कि लाइसेंस टू सेल ऑफ ड्रग, उसके सर्टिफिकेट होते हैं, लाइसेंस सर्टिफिकेट होते हैं, पूरा फॉर्मेट जो कि डिस्प्ले आपको करना होता है, इसी तरीके का सर्टिफिकेट है। ठीक है, अभी मैं इसमें देखता हूँ आखिर में अगर इसमें शेड्यूल्स मौजूद हैं तो फॉर्मेट होता है, नहीं इसमें नहीं है, इस वाली फाइल में नहीं है, वरना फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में शेयर कर लूंगा। अगर आप लोग मुझे कोई मैसेज वगैरह कर दें एलएमएस पे तो मैं अपना सर्टिफिकेट दिखा दूंगा कि सर्टिफिकेट होता है किस तरीके का। ठीक है, अभी है नहीं, अभी फौरी तौर पर इस वाले लैपटॉप में है नहीं, वरना मैं जरूर मैं आप लोगों से शेयर करता कि सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है। अच्छा, बहरहाल तो मेरा ये था कि जब इतने फंक्शंस हैं, सिर्फ ये फंक्शंस हैं, तो कंपोजिशन आप लोगों ने देखी है प्रोविंशियल काउंसिल की बाय द वे? जी सर, वहाँ पर फर्क आ रहा था, सिंध के अंदर 17 आ रहे थे, वहाँ पर 5 आ रहे। 17 लोग हैं, 17 लोग प्रोविंशियल काउंसिल के फंक्शंस 17 लोग। एक्चुअली इस एक्ट में कितने 7 मेंबर्स बनते हैं, वहाँ पर 17 लोग हैं। कुछ ना कुछ सोचा होगा, कोई बड़ा काम करने वाले होंगे, पहले इतने लोग नहीं होते थे, अब 17 लोग आए हैं, तो भाई अकलमंद को इशारा काफी होता है। ठीक है, तो कम से कम आप लोग ये ज़हन में रखिएगा, अचानक कुछ नहीं हो रहा, ग्राउंड बन रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। मेरा अपना ख्याल है कि फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम सिंध में शुरू होगा प्रॉपरली, 17 लोग ऐसे ही नहीं आते। जहाँ पे 7 लोग का काम है ना, वो 17 लोग आ रहे हैं, तो फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम तरीके से शुरू करेंगे। जब फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम हो जाएगा तो उसके बाद फिर शायद एग्जामिनेशन की बात आएगी, और अब जो एग्जामिनेशन होंगे जो आइडियली होने चाहिए, जो बेतहाशा रेजिस्टेंस आनी है, वो ये है कि जब रिन्यूअल होगा ना, रिन्यूअल के टाइम पर भी या तो ये करेंगे कि रिन्यूअल के टाइम पर आप
एग्जाम दे हर 5-5 साल के बाद कि भाई फिट हो, भूल भाल गए हो, अगर भूल गए तो प्रोफेशन छोड़ दो, प्रोफेशन में रहना है तो अपडेटेड रखो। या दूसरा क्रेडिट्स होते हैं कि आप फील्ड के दौरान में आप अपनी ट्रेनिंग लें, अपने नॉलेज को अपडेट रखें, रिफ्रेशर कोर्सेज लें, या तो उनके थ्रू रिन्यूअल होगा। इन दोनों में से कोई एक चीज आनी है। देखें क्या चीज होती है। जिन सोसाइटी से मैं रहा हूँ, मेरे दोस्त रहे, वहां पर नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आपको रिन्यूअल के टाइम पर कुछ ना कुछ एविडेंस शो करना पड़ता है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव रखी है, बीच में कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज लिए हैं, या आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो, आप सीईओ बन जाए किसी कंपनी का, कोई मसला नहीं। प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी, क्योंकि 5 साल में प्रोफेशन में नॉलेज अपडेट तो हुई है ना, डेफिनेटली नॉलेज अपडेट हुई है। आप इससे फैमिलियर है या नहीं है, या तो टेस्ट दे दें, या आप एविडेंस दे दें कि आप किसी भी फील्ड में सेमिनार्स आपने कंडक्ट किए हैं या अटेंड किए हैं या किसी किस्म के कोर्सेज लिए हैं। सही है। अभी 2006 से पहले तक तो ये था कि भाई एक दफा रजिस्ट्रेशन होती थी और वो लाइफ टाइम होती थी। मेरी जो पहली रजिस्ट्रेशन होती 2001 की, दैट वाज फॉर द लाइफ टाइम। वो 6 और 7 में फार्मेसी काउंसिल ने फिर इसी तरीके के चेंजेस ने कहा भाई ये क्या मतलब, एक दफा लेके आप बैठ जाओगे, 5-5 साल के बाद रिन्यू कराओ। तो फिर 2011 में मैंने रिन्यू कराया, फिर 16 में ड्यू था, पाकिस्तान में नहीं था, 18 में आके फिर रिन्यू कराया, 2 दफा रिन्यू कराया। अब आप लोग की भी रजिस्ट्रेशन होगी, दैट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, और वो इस एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ 5 ईयर्स का। यहाँ पर पढ़ने के बाद तो आपको लगेगा एज इफ इट इज फॉर लाइफ टाइम, लेकिन ये 5 ईयर है। फिर इन्होंने अलग से बायलॉ बनाए हैं, बायलॉ मुझे मिल जाते हैं, मैं शेयर कर लूंगा, नहीं तो फिर जो प्रैक्टिस है वो मैं आप लोगों से सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। 5 साल का फिर ड्यूरेशन है, ठीक है। अच्छा, तो बस वही था, एक चीज बस आप लोगों से शेयर करनी थी कि 17 मेंबर्स क्यों हैं इस काम के लिए, बस ये ज़हन में रखिएगा। 24 को देख लें जरा, इसमें अगर कोई चीज रह गई है। मेरा ख्याल है कि वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 24 में। रजिस्टर ए आपको क्लियर है, रजिस्टर बी क्लियर है, Yes, sir. रजिस्टर सी भी हम लोगों ने देख लिया, अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो रजिस्टर सी की जो मैं बात कर रहा था ना, कि जो है वर्डिंग ये लिखी हुई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रेंटिस इन फार्मेसी। ठीक है, जब चाहें इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और कभी जरूरत हो तो इसे ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल रजिस्टर्ड सीट डिसकंटिन्यूड एटलीस्ट इन सिन। अप्रेंटिस का वो है ही नहीं सिलसिला, अप्रेंटिस की जगह पर भी हमारा फार्मासिस्ट ही खड़ा होता है। अच्छा, अब ये जरा आ रही है काम की बात, ये जरा काम की बात है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 रजिस्टर में लिखा हुआ क्या होगा, ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है। क्या क्या चीजें भाई? नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रोफेशनल एड्रेस, फादर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, nationality, qualification, date on which registered, and such particulars may be prescribed by the bylaw। जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे उन रजिस्टर में ये चीज होगी, सर्टिफिकेट में तो ये चीजें नहीं होती ना। सर्टिफिकेट में रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं लिखा होगा, क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई होगी, प्लेस ऑफ बर्थ भी शायद नहीं लिखी हुई है। तो लेकिन जो रजिस्टर मेंटेन हो रहे रजिस्टर ए और रजिस्टर बी, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। अब इन तमाम चीज़ों के लिए ये डाटा कैसे मांगेंगे फार्मेसी काउंसिल? आप जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या तरीका क्या होता है डाटा लेने का? आप एप्लीकेशन देते हैं, नॉर्मली यही होता है ना। देखें, फार्मेसी काउंसिल को रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, उन्हें आपकी ये डिटेल चाहिए। अब इस डिटेल के लिए 2 तरीके होंगे, या तो आपसे कहा जाए कि भाई आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन लिखेंगे, सब अपने अपने तरीके से लिखेंगे, तो यूनिफॉर्म फॉर्मेट बनाया जाता है। यूनिफॉर्म फॉर्मेट, ताकि सब एक ही तरीके से अपने सारे पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करें। दैट्स वाई फॉर्म सामने आते हैं, जिन्हें फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म का नाम देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नाम दे देते हैं। उन फॉर्म्स में ये फील्ड्स जरूर मौजूद होंगी। अब जब ये फील्ड मौजूद होंगी, फिर आप ये देखें कि इसके साथ फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जाएंगे। ठीक है ना, जो बात में कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि रजिस्टर मेंटेन करने के लिए आपने मैकेनिज्म बना दिया। रजिस्टर में डाटा क्या मेंटेन करना है, मिनिमम ये डाटा आपको मेंटेन करना है। अब ये डाटा जब आप मेंटेन कर रहे हो, गवर्नमेंट लेवल पर बैठे हुए हो, तो इस डाटा की वैलिडिटी भी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर फॉर्म के साथ आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर लिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ लिस्ट बना दी कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? वो डॉक्यूमेंट रद्दी जमा करने का शौक नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांगे जाते हैं ताकि इन पर्टिकुलर्स को वेरीफाई किया जा सके। आप जब भी कोई फॉर्म फिल करें, कहीं का भी, उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखी हुई और नहीं लिखी हुई, आप लोग ये देख लें कि
कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, गैर जरूरी डॉक्यूमेंट देने की कतन कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि हर दफा आप अपना डूजे बना बना के देते रहें, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप दें, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें देखने टाइम असल में जरा 8 मिनट है, लेकिन मैं कोशिश करूँ उसको कवर करने की, और फिर उसके बाद अगला भी थोड़ा सा मैं सेशन कंटिन्यू करूंगा। फुल नेम को वेरीफाई करने का क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या देंगे आप? सर कोई फॉर्म या तो आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, NIC, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है, काइंडली। sir, NIC, हाँ ठीक है, देखिए CNIC वो डॉक्यूमेंट है, CNIC या पासपोर्ट। पाकिस्तान से बाहर जाएंगे पासपोर्ट, पाकिस्तान के अंदर है अभी हम यहाँ की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो CNIC, CNIC पे आपका नाम जो जो पर्टिकुलर CNIC पर लिखे हुए होंगे इस हवाले से वही आपको फॉर्म में भरने, ठीक है। खासतौर पर फुल नेम और फादर नेम ये आपके CNIC में मौजूद होता है। इसी तरीके से एटलीस्ट डेट, नॉट द प्लेस, डेट ऑफ बर्थ आपकी CNIC में मौजूद होती है। तो CNIC आपका फुल नेम कवर कर रहा है, रेजिडेंशियल एड्रेस कवर कर रहा है, फादर नेम, डेट, नेशनलिटी हो गई, जब CNIC तो नेशनलिटी भी कवर हो गई, क्वालिफिकेशन कवर नहीं कर रहा, डेट ऑन विच रजिस्टर कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद फिर जरूरत है किस डॉक्यूमेंट की, रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए आप क्या करेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस तो ऐसा होता है ना कि उसमें मुस्तकिल पता, आरजी पता दोनों लिखे हुए होते हैं, तो रेजिडेंशियल एड्रेस कंफर्म कैसे होगा? फिर डोमिसाइल के थ्रू। डोमिसाइल वो प्रोविंस, डोमिसाइल तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि आप उस वाकई उस प्रोविंस से हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंध फार्मेसी काउंसिल जाएंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एडिशन या आपसे डोमिसाइल भी मांगा जाएगा कि अगर आप सिंध फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर होने जा रहे हो तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए, अर्बन रूरल कोई भी हो। इसी तरीके से पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पंजाब का डोमिसाइल चाहिए, ठीक। अच्छा, डोमिसाइल के अलावा एक और चीज ये होती है कि ये तो रेजिडेंशियल एड्रेस की बात कर रहा हूँ, डोमिसाइल के अलावा ये देखा जाता है कि डिग्री आपकी कहाँ की है। फॉर ये बड़े केसेस आते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे स्टूडेंट के पाकिस्तान हमदर्द में तो ऑल पाकिस्तान मेरिट पर है ना, तो हमारे पास तो हर प्रोविंस से लोग हैं माशाल्लाह। आप हैं पंजाब में, ठीक है, आप पढ़ने के लिए आए हैं हमदर्द, आपने पढ़ा 5 साल की डिग्री ली, आपका अपना बिजनेस है पंजाब में या KP के में बल्किस्तान में, यू वांट टू गो बैक, आप वहां जाएंगे तो वहां पर अपना बिजनेस करने के लिए वहां पे अपने आप को रजिस्टर कराना है, तो आपका डोमिसाइल भी वहां का, जब डोमिसाइल वहां का तो उधर की काउंसिल को कोई एतराज नहीं है। लेकिन चूंकि डिग्री आपकी दूसरे प्रोविंस की है, आप उस प्रोविंस में भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, एट अ टाइम एक प्रोविंस में कराएंगे। तो आप पंजाब में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, डिग्री आपकी हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, मेन कैंपस कराची की है, तो आप सिंध फार्मेसी काउंसिल से एक NOC लेंगे, NOC लेके पंजाब फार्मेसी काउंसिल को सबमिट कराएंगे, दे विल रजिस्टर यू इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रेजिडेंशियल एड्रेस का भी मैं कह रहा हूँ, रेजिडेंशियल एड्रेस को कंफर्म करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट होता है, ये मैं जनरली पूछ रहा हूँ, नॉट डोमिसाइल नहीं, डोमिसाइल पे एड्रेस नहीं होगा, डोमिसाइल में सिर्फ ये होगा कि प्रोविंस का या ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा। मुजम्मिल आवाज बहुत हल्की आ रही है मुझे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या ठीक है, default bill है। ठीक है, आप यूटिलिटी बिल कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि यूटिलिटी बिल्स, अब यूटिलिटी बिल्स में भी आमतौर पर एड्रेसेस मौजूद होते हैं, नाम किसी पे लिखा होता है, किसी पे नाम नहीं लिखा होता। ऐसा बिल जिस पे नाम लिखा हो, नाम आपके फादर का हो या घर में किसी ऐसे का हो जो आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जिसका नाम आ रहा है, उसके नाम पर अगर बिल है तो वो एक वैलिड एविडेंस हो जाता है, वरना फिर आप ये शो करते हैं कि भाई हम तो रेंट पे रह रहे हैं ना, रेंट पे हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो आमतौर पर जो एडमिसिबल एविडेंस है फिलहाल वो यूटिलिटी बिल है। अच्छा, प्रोफेशनल एड्रेस का एविडेंस आप कैसे देंगे? अब ये कोई और जरा शेयर करे अपना ओपिनियन, मुजम्मिल आप रहने दें अभी, अरीबा आप भी रहने दें, और एक और नाम था हफ्सा नहीं शायद, कोई कोई नई आवाज आए जरा, ये कि प्रोफेशनल एड्रेस का एविडेंस आप कैसे देंगे? जी सुमैया कुछ कहना चाह रही हैं? कोई और कुछ कहना चाह रहे? हेलो जी जी, प्रोफेशनल एड्रेस का एविडेंस कैसे देंगे? सर, जो हमें सर्टिफिकेट्स और जो हमारी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं उसके थ्रू। नहीं नहीं, प्रोफेशनल एड्रेस है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म पे लिखा है ना कि मैं करंटली मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ,
वो तो वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। जो हमें पे जो मिलता है उससे? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर सही रहेगा, क्योंकि पे स्लिप जो आती है ना, पे स्लिप पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता, हमें प्रोफेशनल एड्रेस कंफर्म करना है, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर में आमतौर पर लेटर हेड पे होगा, नीचे कहीं ना कहीं एड्रेस लिखा होगा, वहां से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ए हमने कवर कर लिया, CNIC रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए यूटिलिटी बिल, प्रोफेशनल एड्रेस के लिए अपॉइंटमेंट लेटर, फादर नेम CNIC से कवर हो जाएगा, डेट CNIC पे लिखी हुई है। प्लेस ऑफ बर्थ कैसे कवर होगी, इसका एविडेंस क्या होगा? नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ में बेफॉर्म नहीं होगा। मुजम्मिल, आवाज बहुत हल्की आ रही है, मुझे समझने में मुश्किल हो रही है, तो देख लें। प्लेस ऑफ बर्थ का एविडेंस, सर्टिफिकेट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, आप लोग बिल्कुल इसको नोट करके रखें। जिसका बर्थ सर्टिफिकेट इधर उधर हुआ हुआ है, अरेंज कर लें, इसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। मैंने बहुत लोगों को परेशान होते हुए देखा है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, यूनियन काउंसिल का होगा, नादरा का बनवा लें, काफी जगह पे आसानी हो जाएगी। ये आपका एविडेंस है कि आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और ये मांगा जाएगा, यहाँ पर ही मांगा जाएगा। बहुत सी जगहों पर पाकिस्तान से बाहर अप्लाई करोगे, दे विल रिक्वायर अ वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट। अच्छा, नेशनलिटी ओके, क्लियर हो गई। क्वालिफिकेशन का जब डाटा दे रहे हैं ना, अब जब क्वालिफिकेशन का डाटा दे रहे हैं, क्या क्या एविडेंस देंगे आप इसमें? क्वालिफिकेशन का क्या एविडेंस होगा? सर सर डिग्री डिग्री की कॉपी वगैरह, मतलब ठीक है, डिग्री होगी और मार्कशीट, डिग्री और मार्कशीट, मार्कशीट। ठीक है। अच्छा, अब तो HEC ने 2018 के बाद से काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर दी हैं। अब डिग्री और मार्कशीट पे बेतहाशा डाटा होता है। जितना डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रोफेशनल एड्रेस को छोड़ के और शायद प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़कर सब कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा भी NIC नंबर भी होगा, सब कुछ ही मौजूद होगा। तो आपको ना सिर्फ डिग्री की कॉपी, डिग्री देनी है, ट्रांसक्रिप्ट भी देनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ शुरू होती है, फिर इधर मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं अगले में कंटिन्यू करूंगा। डिग्री पे जो आपका नाम लिखा हुआ है, वही नाम मैट्रिक सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। मैट्रिक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे, क्योंकि देखें डेट ऑफ बर्थ CNIC पे तो है, से एक और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है वो आपसे मैट्रिक सर्टिफिकेट जिंदगी भर हर जगह मांगा जाएगा, क्योंकि मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका वो डॉक्यूमेंट है जिसपे सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में से वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। अब ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पर आ रही है, लेकिन मैट्रिक में जरा पहले से आते, जो पुराने जो पैटर्न बने हुए उसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। अब तो डिग्री पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है। बहरहाल इधर मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो नाम आपका डिग्री पे लिखा हुआ है, वही नाम आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट पे हो। जो फादर नेम की स्पेलिंग और आपके नाम की स्पेलिंग तीनों जगह पर सेम होनी चाहिए, CNIC पर, डिग्री पे, मैट्रिक सर्टिफिकेट पे। तीनों में से किसी एक में डिफरेंट हुई, प्रॉब्लम होगी। मैं अपने स्टूडेंट्स को, आपके सीनियर्स को रुलते हुए देख चुका हूँ। ठीक है, मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ, नया लिंक आपसे शेयर करता हूँ, इस पर जरा डिस्कस करेंगे, काम की बात है ये।